नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल पार्ट 4। मनु और जेनी प्लेन में। घोषणा हो चुकी थी। प्लेन कुछ ही देर में लैंड कर जाने वाला था। तुम्हें याद है ना जो मैंने समझाया है? मनु धीमी स्वर में जेनी से बोला। जेनी ने सहमति से सिर हिलाया। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, प्लेन से उतरते ही हम अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि माइक ठीक कह रहा हो कि जिन एयरपोर्ट पर हमारी ताक में है। माइक से भी पीछा छुड़ाना है। हम दोनों एक साथ होंगे तो दुश्मनों को हम पर नजर रखने और हमें पकड़ने में आसानी होगी। जिन कम से कम मुझे तो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं उसके 2 आदमी मार चुका हूँ। हमें हर हाल में सबसे बचना है। इस कोशिश में एयरपोर्ट पर हम अलग भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोबारा मिलने के लिए हम दिन के 12 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचेंगे। एक दिन न मिले तो अगले दिन पहुंचेंगे। 4 दिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम गेटवे ऑफ इंडिया पर दिन के 12 बजे मिले। इन 4 दिनों में हम नहीं मिले तो हम किसी छोटे से होटल या गेस्ट हाउस में रुककर एक दूसरे को तलाश करेंगे। ठीक है, परंतु तुम्हारा घर भी तो है। वहां जाना ठीक नहीं होगा। जिन को सब खबर है। हम ज्यादा खतरे में है मनु। उधर जिन है तो इधर माइक है। जैनी चिंतित स्वर में बोली। इंडिया आकर हमने गलती कर दी। हमें किसी दूसरे देश जाना चाहिए था। ये गलती अब सुधारी नहीं जा सकती। जो सामने है उसे ही देखो। क्या पता जिन के बारे में हम यूं ही चिंतित हो रहे हों। वो एयरपोर्ट पर हमारे इंतजार में हो नहीं। मनु ने जैसे खुद को तसल्ली दी। प्लेन मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर गया। सीढ़ी लग गई। यात्री उतरने लगे। सीटों से खड़े होने के साथ ही मनु और जैनी अलग हो गए। तभी माइक मनु के पास आ पहुंचा। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, माइक ने धीमे स्वर में कहा। मनु ने मुंह फेर लिया। यकीन मानो, FIA तुम्हारे इंतजार में एयरपोर्ट पर है। वे तुम्हें शूट कर देंगे, माइक ने पुनः कहा। मनु ने फिर भी कुछ न कहा। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरे से दोस्ती क्यों नहीं कर रहे। तुम जो जानना चाहते हो वो मैं बताना नहीं चाहता। आखिर क्यों? तुमने ही तो चीफ को फोन किया था। तब मुझे $1,00,000 की सख्त जरूरत थी और वो मैं तुमसे ले चुका हूँ। लेकिन उसके बदले तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बेईमान हूँ, इसलिए अपनी बात से हट गया। तुम यही समझो और मेरे से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मनु ने उखड़े स्वर में कहा। तुम मेरी बात को सच नहीं मान रहे कि FIA वाले तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पर हैं। नहीं सच मान रहा। और जब तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा तब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, माइक ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तब तक वो तुम्हें शूट कर चुके होंगे। बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। मनु विमान से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरने लगा। रनवे पर बस खड़ी थी जो कि यात्रियों को एयरपोर्ट की इमारत तक ले जाने को तैयार थी। माइक मनु से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, परंतु मनु उससे बचता बस में एक आदमी के साथ जा बैठा। तभी माइक को एक सीट पर जैनी बैठी दिखी तो वो उसके पास जा बैठा। मनु मेरी बात समझने की चेष्टा नहीं कर रहा है कि तुम दोनों को एयरपोर्ट पर खतरा है, माइक कह उठा। मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ, जैनी ने शुष्क स्वर में कहा। तुम दोनों बेवकूफ हो जो मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, माइक झल्ला उठा। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना चाहता, खामोश रहो। अगर तुम लोग ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में बताओ तो मैं रकम बढ़ा सकता हूँ। अमेरिका की नागरिकता भी दिला दूंगा उसके बाद। अपना मुंह मत थकाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। माइक को अपनी कोशिश सफल होती नहीं लगी। बस द्वारा वे एयरपोर्ट की इमारत पर पहुंचे और भीतर जाकर वो चेक इन क्यू पर लग गए। तभी मनु को 2 व्यक्ति अपनी तरफ बढ़ते दिखे। वो चौंका। जैनी को देखा, वो दूसरी लाइन में थी। वो दोनों मनु के पास आ पहुंचे। आप हमारे साथ आइए, एक ने शांत स्वर में मनु से कहा। क्यों? मनु को खतरे का एहसास हो उठा तो उसने छोटा सा कार्ड निकालकर उसके सामने करते हुए कहा। इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था FIA। मैंने ये नाम नहीं सुना। तो जिन का नाम सुना होगा। दूसरे का स्वर सख्त हो गया। मनु ने दांतों से निचले होठों को दबाया। दोनों को देखा। वो जानता था कि
कि इनकी बात माननी पड़ेगी, वरना उसके साथ ये लोग जबरदस्ती भी कर सकते हैं। क्या चाहते हो मुझसे? मनु ने बेचैन स्वर में पूछा। कुछ सवालों के जवाब। आओ। उसने आगे बढ़कर मनु की बांह पकड़ी और उसे एक तरफ ले जाने लगे। तभी मनु की निगाह माइक पर पड़ी। माइक के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कह रहा हो कि ये तो होना ही था, मेरी बात मानी होती तो न होता। वो आदमी मनु की बांह थामे आगे बढ़ रहा था, दूसरा उसके साथ में था। मनु का दिमाग तेजी से चल रहा था, वो इनके शिकंजे से निकलना चाहता था। तभी वे सब बाथरूम के सामने से निकले। मनु फौरन ठिठका और कह उठा, 1 मिनट, बाथरूम जाना है मुझे। वे दोनों भी ठिठके। उसकी बांह थामने वाला कठोर स्वर में कह उठा, चुपचाप हमारे साथ चलते रहो। 1 मिनट सिर्फ, मनु ने मुंह लटका कर कहा। जोरों का मामला है, तुम बाहर रुको, मैं इसके साथ भीतर जाता हूँ। उसकी बांह थामने वाला अपने साथी से बोला। उसने सिर हिला दिया। वो मनु की बांह थामे दरवाजा धकेलते भीतर प्रवेश कर गया। मेरी बाजू तो छोड़ो, मैं भागा थोड़े ना जा रहा हूँ, मनु ने कहा। उसने बाजू छोड़ दी। बाथरूम में उस वक्त कोई दूसरा न दिखा। मनु पलटकर बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इन हालात में मनु उसके साथ ऐसा कर सकता है। मनु ने उसके सिर के बाल पकड़े और पीछे को धक्का देते दीवार के पास ले गया और जोरों से उसका सिर दीवार से दे मारा। उसके होठों से कराह निकली और उसका शरीर लटकता चला गया। मनु ने उसके सिर के बाल छोड़े तो वो नीचे जा गिरा। मनु के दांत भींच चुके थे, चेहरे पर खतरनाक भाव मंडरा रहे थे। वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगा। अपने कपड़े उतारकर वो उसके कपड़े पहन लेना चाहता था। अभी वो अंडरवेयर में था कि तभी बाथरूम के भीतर के हिस्से की तरफ से नीली वर्दी पहने एक स्वीपर आता दिखा। उसके हाथ में एक बाल्टी थमी थी। वो मनु को देखते ही ठिठका। चेहरे पर हैरानी थी। मनु ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उतर चुकी पैंट से डॉलरों की गड्डी निकाली। ये लो। मनु $20 निकालकर उसे देता बोला, मुझे अपने कपड़े दो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इसे मार दिया? स्वीपर घबरा कर बोला। बेहोश है। मनु ने $10 और निकाल कर दिए। तुम अपने कपड़े मुझे दो, ये कम है। वह अपने हाथ में पकड़े डॉलरों को देखता बोला। मनु ने $100 उसे और दिए। जल्दी से कपड़े मुझे दे, तुम मेरे पहन लेना। वो कपड़े उतारता बोला। ये क्या हो रहा है? तुम क्या? ये बदमाश मुझे लूटना चाहता था। तो मेरे कपड़े तुम क्यों पहन रहे? वो मेरी मर्जी। तेरे को मैं $130 दे चुका हूँ। उसे लेते हुए तो तूने नहीं पूछा कि इतने ज्यादा क्यों दे रहा हूँ। उसने अपनी नीली वर्दी उतारी। मनु ने उसे पहन लिया। उसके सिर पर नीली ही टोपी थी। मनु ने टोपी उतारकर अपने सिर पर रखी और उसके हाथ में थमी बाल्टी खुद थाम ली। फिर कह उठा, चल बाथरूम के पीछे वाले हिस्से में चला जा, जहां से आया है। 10 मिनट बाद इधर आना। अजीब हो, बड़बड़ाता हुआ वो मनु के कपड़े उठाए पीछे की तरफ चला गया। डॉलर मनु जेब में रख चुका था। बेहोश पड़े व्यक्ति की जेब से उसने रिवॉल्वर निकाली और कपड़ों में छिपा ली। सिर पर रखी कैप को थोड़ा सा माथे पर झुका लिया और बाल्टी थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मनु बाल्टी थामे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसका दूसरा साथी बाहर ही खड़ा था। दरवाजा खुलते ही फौरन घूमा, परंतु स्वीपर को देखकर उसने मुंह फेर लिया। मनु बाल्टी थामे एक तरफ बढ़ता चला गया। एयरपोर्ट पर भीड़ थी। चंद पलों में ही वो भीड़ में मिक्स हो गया। उसके शरीर पर पड़ी स्वीपर की नीले रंग की वर्दी ने उसे सुरक्षित कर रखा था। भीड़ में से निकलते हुए उसने नीचे गिरे कागज के टुकड़े उठाकर बाल्टी में डाले। आगे बढ़ा कि फौरन सिर पर पड़ी कैप को माथे की तरफ झुका लिया। 2 आदमी जैनी को थामे उसके पास से ही निकले थे। मनु के होठ भींच गए जैनी को फंसे पाकर, परंतु उसे बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद खतरे में था। यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था। मनु बाल्टी थामे बाहरी गेट की तरफ बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर मौका मिला तो उसने बाल्टी को एक दीवार के पास रख दिया। उसके बाद कुछ आगे बढ़ा तो माइक दिखा, जो कि एक जगह ठिठका इधर उधर नजरें घुमा रहा था। शायद वो उसकी ही तलाश में नजरें दौड़ा रहा था।
वो बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास आ पहुंचा। वहां और भी कई स्वीपर नजर आ रहे थे नीली वर्दी में, इसलिए उसे तलाश कर पाना जिन्न के आदमियों के लिए आसान नहीं था। अब तक तो वे उन्हें पता चल गया होगा कि वो उनके हाथों से निकल भागा है। मनु बाहर निकला और एक तरफ बढ़ गया। कुछ देर में ही वो पार्किंग के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां कतारों में कारें खड़ी थी। अब मनु को अपने शरीर पर पड़े कपड़े मुसीबत लग रहे थे। उसे दूसरे कपड़े चाहिए थे। कुछ देर पार्किंग में चलने के पश्चात उसे कार में बैठा एक ड्राइवर दिखा तो वो उसके पास जा पहुंचा। इस तरफ और कोई न था। ड्राइवर ने उसे देखा तो मनु ने उसे कपड़ों में छुपा रखी रिवॉल्वर दिखाई। ड्राइवर घबरा उठा। गोली मारूं तेरे को? नहीं, वो कांपता सा कह उठा। तेरे कपड़े और कार चाहिए मुझे। देता हूं, कहकर ड्राइवर फौरन कार से बाहर निकला और कपड़े उतारने लगा। चंद पलों में ही मनु उसके कपड़े पहन चुका था। मेरे कपड़े पहन ले तू, मनु रिवॉल्वर और डॉलर की गड्डी पैंट की जेब में ठूसता कह उठा। ड्राइवर खामोशी से खड़ा रहा। मनु कार में बैठा। चाबी लगी हुई थी। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जय मुंबई मैया, मन्नू बड़बड़ा उठा। 8 सालों बाद वो फिर मुंबई आ पहुंचा था। वो जानता था कि ये कार उसे जल्दी ही छोड़नी है। कुछ देर में ही इस कार का नंबर पुलिस वालों तक पहुंच जाएगा कि एयरपोर्ट से ये कार चोरी हो गई है। तभी उसे जैनी का ध्यान आया। जैनी जिन के हाथों में फंस गई थी। वो लोग जैनी को छोड़ने वाले नहीं। मुंबई में वो आ तो गया था, परंतु करने को कुछ नहीं था। जैनी साथ होती तो वह कुछ सोचता, परंतु अब वो क्या करता? ये भी जानता था कि जैनी को जिन के हाथों से नहीं निकाल पाएगा। उसे भी जिन से खतरा था। माइक भी जान जाएगा कि वो बच निकला है और उसे ढूंढेगा, परंतु माइक से कम और जिन से ज्यादा खतरा था उसे। अब उसे कई बार महसूस होता कि माइक की बात मान लेता तो ठीक रहता। माइक उसे लाखों डॉलर भी देता और जैनी के साथ अमेरिका की नागरिकता भी दिला देता। इंडिया पहुंचकर वो खुद को फंसा महसूस करने लगा था। जैनी का जिन के हाथों में पहुंच जाना उसे तकलीफ दे रहा था। इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था FIA का ठिकाना। जैनी एक कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी और दीवान कपूर अभी उसके पास पहुंचे थे। जैनी के चेहरे का रंग फक पड़ा हुआ था। वो परेशान नजर आ रही थी। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा गया है? मैं? जैनी ने कहना चाहा। हम जिन हैं, FIA वाले। और तुम? कौन जिन? कैसी FIA? जैनी चीखी। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। तुम जानती हो, कपूर कठोर स्वर में कह उठा। ज्यादा चालाक बनने की चेष्टा ना करो। हम वो ही लोग हैं जिनके लिए 8 साल पहले तुमने क्रोशिया में $1000 के लिए ड्यूक हैरी और ब्रिगेडियर छिब्बर के नामों से बुक होने वाले केबिनों के बारे में पता किया था। हमें पहचानने से तुम इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि तब तुम मनु के साथ काम के बाद खिसक गई थी और तुम लीवनो में रहने लगे। इस दौरान मनु ने तुम्हें अवश्य बताया होगा कि वो क्या काम करने क्रोशिया आया था। तुम हमें बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम हालात को भी अच्छी तरह पहचान रही हो। हमसे चालाकी मत दिखाओ। जैनी कपूर को देखने लगी, फिर बोली, मनु कहाँ है? वो हमारे हाथों से बच निकला है, कपूर ने कहा। मुझसे क्या चाहते हो? जैनी का स्वर शांत था। पहले हम में कुछ बातें स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद बात आगे करेंगे, कपूर बोला। तुमने और मनु ने वहां हमारे 2 एजेंटों की हत्या की। जब हम पीछे पड़े तो तुम लोग इंडिया की तरफ भाग निकले। जैनी कपूर को देखती रही। तुम लोगों ने अमेरिकन विदेश मंत्री की हत्या से जुड़ी बातें अमेरिकी सरकार को बेची। ये झूठ है। क्यों? क्या तुम लोग क्रोशिया में माइक से नहीं मिले? माइक प्लेन में तुम लोगों के साथ इंडिया नहीं आया? ये सब गलत है। सच बात पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे। क्या कहना चाहती हो? पहली बात तो ये है कि मेरा इस मामले से कोई वास्ता नहीं है, जैनी ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरी बात यह है कि मनु माइक से मिला अवश्य, परंतु उसे कुछ बताया नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये सच है। तो वो माइक से मिला क्यों? मनु को $1,00,000 का उधार लीवनो के मार्शल को चुकाना था। मार्शल ने मुझे कैद कर रखा था और 1 महीने का वक्त दिया था मनु को
कि अगर उसने $1 लाख नहीं चुकाए तो उसे भी मार दिया जाएगा। यानी कि मनु को $1 लाख की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने सीआई से संबंध बनाया कि वो ड्यूक हैरी की हत्या से वास्ता रखती बातें बताना चाहता है, जबकि ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो सीआईए से $1 लाख छटकना चाहता था कि मेरे को और खुद को मुसीबत से बचा सके। सीआईए ने माइक को क्रोशिया भेजा, लेकिन तुम लोगों को ये सब होने की खबर मिल गई। तुम्हारे आदमी पहले ही उस नाइट क्लब में मौजूद थे। आगे कहो। माइक से मनु मिला। वो $10 लाख तय बात के हिसाब से लाया था, परंतु मनु ने उससे $1 लाख ले लिए और दोबारा मिलने को कहा, जबकि मनु का इरादा उससे दोबारा मिलने का नहीं था, गायब हो जाने का था। तभी उन्हें पास में ही तुम्हारे एजेंट के होने का आभास हुआ, जिसे कि मनु ने मार दिया। वो तुम लोगों से डरा हुआ है, जैनी गंभीर स्वर में कहती जा रही थी। फिर जब वो लीवनो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां तुम्हारा आदमी उसे मारने पहुंच गया, जिसे कि मनु मारकर भाग निकला। उसके बाद सुबह उसने मार्शल को $1 लाख देकर मुझे हासिल किया। तब मुझे पता चला कि वो कैसी मुसीबत में फंस चुका है। बहरहाल हमने उसी वक्त वहां से भाग निकलने का प्रोग्राम बनाया। पासपोर्ट मनु साथ ही लाया था। हम जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे और इंडिया जाने वाले प्लेन में सीटें भी मिल गई। दीवान और कपूर जैनी की बात को गंभीरता से सुन रहे थे। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे प्लेन में माइक भी है। वो प्लेन में हमसे मिला। वो ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले की सारी बातें जानना चाहता था, परंतु हमने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि उसने हमें कई तरह के लालच दिए। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया? मैं कह रही हूं, इसलिए यकीन करो। क्यों नहीं बताया, जबकि वो तुम दोनों को तगड़े लालच दे रहा था? बस हमने नहीं बताया। हम उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। विश्वास नहीं होता? यही सच है। तभी खामोश खड़ा दीवान कह उठा, 8 साल पहले तुम और मनु क्यों खामोशी से खिसक गए थे? मनु ने $20 लाख भी नहीं लिए। इसका जवाब तो तुम लोगों के पास है। जैनी का स्वर तीखा हो गया। हमारे पास? हाँ, तुम लोग काम के पश्चात मनु, राघव, तीरथ और मुझे मार देना चाहते थे। ऐसा तो नहीं था? कपूर कह उठा। मनु ने तुली को काम के फौरन बाद फोन पर बातें करते सुना था। दूसरी तरफ कोई दीवान था। दीवान उसे कह रहा था कि उन लोगों को खत्म कर देना बेहतर होगा, जबकि तुली ने इस बात पर ऐतराज जताया। तो उधर से दीवान ने कहा कि तुम लोग इंडिया पहुंचो, तब इस बात का फैसला करेंगे। उस वक्त तुली को नहीं पता था कि कार के पीछे वाली सीट पर मनु लेटा हुआ सारी बातें सुन रहा है। उसके बाद तो मनु को अपनी जान खतरे में लगी। तब वो मुझे पसंद करने लगा था, इसलिए मुझे भी बचाया और अपने साथ ले गया। वो राघव और तीरथ को भी ये बात बता देना चाहता था, परंतु तब वे वहां से जा चुके थे। क्षण भर ठिठक कर जैनी तीखे स्वर में कह उठी, तुम लोगों ने कमीनापन किया। पहले तो हम लोगों से अपना काम लिया, फिर हमारी जान लेने की सोचने लगे। हमने किसी को नहीं मारा। राघव तीरथ जिंदा हैं, दीवान बोला। वो मैं नहीं जानती, परंतु तब सबको खत्म कर देने की बात हुई थी। हाँ, हुई थी। दीवान ने सिर हिलाया। मैं ही दीवान हूँ। ओह! जैनी की नजरें दीवान पर टिकी। तुमने जो कहा ठीक कहा। तब तुली से मेरी ये बात हुई थी, दीवान बोला। इसी वजह से मनु और मुझे लीवनो में छिपकर रहना पड़ा। लेकिन 4 साल बाद हमें पता चल गया था कि तुम दोनों लीवनो में हो। क्योंकि तुम खामोशी से रह रहे थे, इसलिए हमने तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। अब ये मामला तभी शुरू हुआ जब मनु ने CIA से संपर्क किया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तब मनु को $1 लाख की सख्त जरूरत। माइक को क्या बताया कि ड्यूक हैरी की हत्या के वक्त वहां कौन कौन था? कुछ नहीं बताया उसे। हमसे झूठ मत बोलो। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। कपूर सिर हिलाकर दीवान से कह उठा। ये सीधी तरह नहीं मानने वाली। जैनी गुस्से से कह उठी। विश्वास करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। इसे नारंग के हवाले कर दो, दीवान बोला। वो ही इसका मुंह खुलवाएगा। जैनी पुनः गुस्से से कह उठी। तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं कि माइक को, CIA को मैंने या मनु ने कुछ नहीं बताया? कपूर ने जैनी से कहा।
तीरथ और राघव के बारे में तो बताया होगा। नहीं, हमने जरा भी मुंह नहीं खोला। लेकिन माइक ये जरूर कहता रहा कि वो जानता है कि ड्यूक हैरी की हत्या के पीछे FIA का हाथ है, लेकिन उसे FIA के खिलाफ सबूत चाहिए। परंतु हमारा मुंह बंद रहा। इसे नारंग के हवाले करेंगे, दीवान ने कहा। वो ही इसके मुंह से सच निकलवाएगा। पागल हो गए तुम लोग। तुम, जैनी कहती रह गई। दीवान और कपूर कमरे से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल से जैनी सच कहती लगती है, कपूर ने कहा। ये गंभीर मामला है, हम आसानी से उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। राघव पैदल ही बाजारों में घूम रहा था, चेहरे पर गंभीरता थी। वो चाहता था कि तुली उसे फिर देख ले, उसके सामने आए ताकि उससे बात कर सके। इसमें खतरा भी था, तुली कहीं से उसे गोली मार सकता था, परंतु राघव ये खतरा उठा रहा था। वो तुली के बारे में, तीरथ, मनु और जैनी के मामले को जानना चाहता था कि आखिर इन सब लोगों के साथ मिलकर उसने क्या काम किया था और आज तुली उसकी जान क्यों लेना चाहता है। राघव ने बहुत सोचा, परंतु उसे कुछ भी याद न आ सका था। बहरहाल राघव खुद को ज्यादा से ज्यादा खुले में रखना चाहता था कि तुली से उसका सामना हो सके। तीरथ के मस्तिष्क में उलझन का तूफान उठा हुआ था। वो खुद को तुली कह रहा था, जो उसे मारने उसके ठिकाने तक आ पहुंचा था। उसका कहना था कि राघव, मनु, जैनी के साथ मिलकर उसने किसी की हत्या की थी 20 लाख में। फिर उनकी उस वक्त की याददाश्त मिटा दी गई कि उस मामले के बारे में उसे कुछ भी याद न रहे। अब वो तुली उसे मारने आ पहुंचा था। उसका कहना था कि उसने राघव को भी मारना चाहा, परंतु वो बच निकला था। आखिर कौन था तुली? अब क्यों उसके पीछे है? उसे याद भी तो नहीं आ रहा कुछ। यूं तीरथ के टिकने को कई जगह थी, परंतु वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं छिपना चाहता था जहां तुली पहुंच जाए। तुली के उसके छिपे होने की खबर मिल सकती थी। जाने वो कौन था, लेकिन खतरनाक था। जिस प्रकार वो उसे मारने उसके पास आ पहुंचा था, उससे स्पष्ट था कि वो हौसले वाला था। यूं वो तुली की कही बातों का जरा भी यकीन नहीं करता, परंतु उसे तुली को देखते ही इस बात का एहसास हुआ था कि उसे जानता है, कहीं देखा है उसे। यही वजह थी कि वो तुली की बातों का यकीन करने को मजबूर था। वो अच्छा निशानेबाज है, ये बात भी वो तुली जानता था। उसके ड्रग्स के धंधे के बारे में भी तुली जानता था, और भी जाने क्या क्या जानता होगा वो उसके बारे में। जाने क्यों तीरथ तुली से डर सा गया था। ये राघव कौन है? मनु कौन है? जैनी कौन है? उसे किसी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या मामला है, किसको मारा था उसने। तुली अकेला ही था। अगर उसके और साथी होते तो तभी आ गए होते जब तुली वहां था। तीरथ को लग रहा था कि उसके सामने खामखा की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मन ही मन उसने यही सोचा कि आज की रात वो किसी होटल में बिताएगा। उसके बाद सोचेगा कि तुली के मामले में क्या करना है। उसने भानु को फोन किया। सर जी, आप कैसे हैं? कहाँ हैं? भानु की आवाज कानों में पड़ी। मैं ठीक हूँ। कोई नई बात? तीरथ ने पूछा। नहीं, कोई नई बात नहीं। वो आदमी तो उसी वक्त भाग गया था बचकर। वो कौन था? मैं नहीं जानता कौन था। पुलिस तो नहीं आई? आई थी, गोली चलाने के बारे में पूछ रही थी। हमने कह दिया कि इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। दीपू पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगा था, लेकिन रहीम ने उसे वक्त पर पीछे खींच लिया। पुलिस के जाने के बाद अच्छी धुनाई की दीपू की। दीपू तंदूर में नान रोटी लगाने वाला लड़का था। वो आदमी होटल में फिर दिखे तो उसे कुछ मत कहना। वो पंगा खड़ा करे तो पुलिस को बुला लेना। ठीक है, आप नहीं आ रहे? अभी नहीं, तीरथ ने कहा और फोन बंद कर दिया। रात के 9 बज रहे थे। तीरथ का प्रोग्राम था कि डिनर के बाद होटल में कमरा लेगा कहीं। उस वक्त वो दादर में था। वहां पंजाबी पहलवान का खाने का होटल था। तीरथ वहां कई बार खाना खा चुका था। वहीं उसने खाने की सोची और पंजाबी पहलवान के होटल पर जा पहुंचा। तीरथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ राघव उसे मिलेगा। तीरथ एक टेबल पर बैठा तो फौरन 20 साल का लड़का वहां आ पहुंचा। नमस्ते साहब जी, वो पानी रखता बोला। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए। हाँ, तीरथ मुस्कुराया। याद है मैं क्या खाऊंगा? पक्का याद है साहब जी, 10 मिनट में लाया। वो चला गया।
रेस्टोरेंट में इस वक्त भीड़ थी, शोर हो रहा था। तीरथ के पीछे वाली सीट पर राघव बैठा खाना खा रहा था। दोनों की कुर्सियों की पुष्ट आपस में सटी हुई थी। तभी राघव का फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला, बात की। हाँ, राघव बोला, तेरे को कहा था कि तूने घर पर रहना है। एक्स्ट्रा का गुस्से से भरा स्वर उनके कानों में पड़ा। फ्लैट में बंद रहकर क्या करता? बेवकूफ, तेरे को खतरा? उसी खतरे को तो ढूंढ रहा हूं, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। तीरथ को लगा कि उसने ये आवाज सुन रखी है। उसने सिर घुमाया पीछे कि बात करने वाले को देख सके, परंतु राघव की पीठ थी इस तरफ। तीरथ ने सिर वापस घुमा लिया। पागल मत बन राघव, सीधा फ्लैट पर पहुंच। तुली खतरनाक है, वो छिपकर भी तेरे को शूट कर सकता है। मुझे तुली की ही तलाश है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। तुली? तीरथ के विचारों को ब्रेक लगा। इस आदमी को तुली की तलाश है और आवाज से उसे लगता है कि इसकी आवाज सुन रखी है। तीरथ फौरन उठा और राघव की टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। राघव को देखा। अगले ही पल उसके मस्तिष्क को झटका लगा। इसे देखा है कहीं? हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। तू फ्लैट पर पहुंच, इस तरह खतरा मत ले। एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। राघव ने पास खड़े किसी को देखा तो सिर उठाया। तीरथ पर निगाह पड़ते ही राघव चीख उठा। उसी पल फोन बंद किया और उठ खड़ा हुआ। तीरथ? राघव के होठों से निकला। तीरथ के माथे पर बल पड़े। तीरथ, मैं हूं, राघव। राघव? तीरथ चौंका। नजरें राघव के चेहरे पर रही। तूने मुझे पहचाना नहीं? राघव कह उठा। लगता है कहीं देखा है, परंतु याद नहीं आ रहा। लेकिन तेरा नाम तो तुली ने बताया था मुझे। तुली? राघव चौंका। वो कहाँ है? मालूम नहीं। याद करने की चेष्टा करता परेशान सा तीरथ बोला। आज उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच। उसने मुझे भी आज मारने की कोशिश की। राघव के होठों से निकला। क्या? हाँ, मैं उसे ही ढूंढ। वो ठिठका, फिर बोला, हम दोनों पहले तो मिल चुके हैं, ये तो पक्का है। हाँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा लगता है मुझे। तुली तुम्हारे बारे में भी बता रहा था। कि हम पहले कहाँ मिले, क्या किया हमने, याद है? राघव कह उठा। नहीं याद, कुछ नहीं याद, लेकिन तुली ने मुझे कुछ बातें कही थी। तीरथ उलझन में फंसा कह उठा। क्या? कि हमने मिलकर किसी को मारा था। कहते हुए तीरथ के स्वर में हिचकिचाहट आ गई थी। साथ में मनु और जैनी भी थे। हाँ, मनु और जैनी भी, लेकिन कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तुली कह रहा था कि काम के बाद हम लोगों की उस काम से वास्ता रखती याददाश्त मिटा दी गई। याददाश्त मिटा दी गई? ऐसा क्यों? वो कहता है ये सब तय था। कब की बात है ये नहीं बताया। तुझे भी कुछ नहीं याद? नहीं। तीरथ ने होठ भींचे इनकार में सिर हिलाया। मुझे सिर्फ नाम ही याद है। तुली को तो मैंने देखते ही पहचान लिया था, जैसे कि तुझे पहचाना। राघव आवेश में था। मुझे तो तुली की या तुम्हारी शक्ल देखकर लगा कि तुम लोगों को मैं जानता हूं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कितनी अजीब बात है कि जानते हुए भी हम एक दूसरे के प्रति अनजान है, तीरथ ने कहा। तुली ने तुझे भी मारने की चेष्टा की और मुझे भी। ऐसा उसने क्यों किया? होगी कोई बात, तीरथ सोच भरे स्वर में बोला। हम इस मामले से वास्ता रखती बातें भूल चुके हैं। कुछ याद होता तो हम समझ जाते। तू करता क्या है? मैं? तीरथ उसे अपने बारे में नहीं बताना चाहता था कि जाने क्या मामला है। मैं कुछ नहीं करता, पहले नौकरी करता था। मनु कहाँ है? राघव ने पूछा। मालूम नहीं। जैनी का भी नहीं पता? इस मामले की कोई बात मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ नाम ही याद है। राघव होठ भींचकर बोला। कितनी अजीब मुसीबत है ये। तुली तुम्हें कहाँ मिला? मेरे रेस्टोरेंट में। अगले ही पल तीरथ बात संभालते हुए कह उठा। मेरा मतलब है तब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, जब वो मेरे पास आ गया था। उसने बहुत आराम से मुझसे बात की, मुझे ये सारी बातें बताई जो मैंने तुमसे कही। तुम सबका नाम भी मुझे तुली नहीं बताया था। उसके बाद वो रिवॉल्वर निकालकर मुझे मारने लगा तो उसे धक्का देकर मैं भाग खड़ा हुआ। तभी राघव का फोन बजा। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा था। तूने फोन क्यों बंद कर दिया बात करते करते? एक्स्ट्रा ने पूछा। मुझे तीरथ मिल गया है, राघव कह उठा। तीरथ? वो ही जो किसी काम में तुली, मनु और जैनी के साथ था।
ये नाम मैंने तुम्हें दिन में बताए थे। वो कहाँ मिला? एक्स्ट्रा का चौंका स्वर कानों में पड़ा। यूं ही मिल गया, कोई चाल न हो उसका मिलना। आज ही तुली तुम्हारे सामने आया और आज ही तीरथ। इस बात का ध्यान रखूंगा मैं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता। अभी मैं तीरथ से बात कर रहा हूँ, तुमसे बाद में फोन करूंगा, कहकर राघव ने फोन बंद कर दिया। कौन था? तीरथ बोला। दोस्त, हम एक साथ रहते हैं। राघव ने तीरथ को देखा। अब तुम क्या कर रहे हो? तीरथ खामोश रहा। तभी खाना लाने वाला छोकरा तीरथ से कह उठा, आपका खाना लगा दिया साहब जी, इसी टेबल पर लगा दो, तीरथ ने कहा। राघव और तीरथ उसी टेबल पर बैठ गए। लड़के ने खाना उस टेबल पर रख दिया। कुछ समझ में नहीं आता कि तुमसे क्या बात करूं, तीरथ कह उठा। क्यों? तुम जाने कौन हो? तुली ने तुम्हारा नाम अवश्य बताया था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये शंका तो मेरे मन में भी है कि तुम्हारा नाम तो जानता हूँ, परंतु इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्ही ने मुझे बताया कि हम सब ने साथ मिलकर किसी को मारा था। जो भी हो, बातों में कुछ सच तो है ही। हाँ, राघव ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भरोसा हमें एक दूसरे पर करना चाहिए। तीरथ चुप रहा। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, राघव बोला। भूख गायब हो गई तुम्हें देखकर। तुमने भी तो खाना बीच में छोड़ दिया। राघव ने कुछ नहीं कहा। दोनों अजीब सी उलझन में थे। तुम अब तुली के मामले में क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। मैं अभी तो उससे बचने की चेष्टा कर रहा हूँ। बचने की? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मामला क्या है। कुछ पता नहीं तो छिपना ही पड़ेगा मुझे। राघव ने सिर हिलाया। तुम्हें याद नहीं कि तुली कहाँ रहता है? नहीं, तुम पर भी तुली ने आज हमला किया। तुम इस मामले में क्या कर रहे हो? तुली को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तीरथ की आंखें सिकुड़ी, ताकि उससे जान सकूं कि ये सारा मामला क्या है। वो तुम्हें मार देगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सब कुछ जान लेना चाहता हूँ, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? तीरथ बोला। क्यों? तुली से बचना चाहता हूँ। मेरे घर पर आज सुबह तुली आया था। वो जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। ओह, फिर तो मेरा वहाँ रहना ठीक नहीं। हम दोनों किसी होटल में एक साथ रह सकते हैं, राघव बोला। इन हालात में हम इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तीरथ बोला। तुम मुझ पर हमला तो नहीं करोगे? हम एक दूसरे के लिए मन से शक निकाल दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तब हम अच्छी तरह सोच समझ सकेंगे। क्या हो रहा है ये सब? तीरथ बड़बड़ा उठा। मनु ने दोपहर में ही एयरपोर्ट से दूर जाकर कार छोड़ दी। उसके बाद उसने टैक्सी ली और अंधेरी वेस्ट के एक होटल जा पहुंचा। पुराना और साधारण सा होटल था वो। बाहर का बोर्ड भी अपनी जगह छोड़कर लटक रहा था। वो जानबूझकर घटिया से होटल में आया था कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वे आसानी से उस तक न पहुंच सके। मुंबई उसका पुराना शहर था। ढूंढने पर ढेरों पुराने लोग मिल जाएंगे। अपने घर भी जा सकता था, परंतु खतरा था हर तरफ। माइक से इतना खतरा नहीं था जितना कि जिन से था। वो नहीं भूला था कि उसने जिन के 2 एजेंटों की हत्या की है। ऐसे में जिन उसे नहीं छोड़ने वाला। साथ ही जिन को इस बात की भी जानकारी थी कि वो ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले में CIA एजेंट माइक से क्रोएशिया में मिला था, तो जिन उसे किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं। होटल में कमरा लेकर वहीं टिक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जैनी के साथ जिन ने जाने कैसा व्यवहार किया होगा। इन्हीं सोचों में डूबा मनु नींद में जा डूबा। पिछली रात भी वो क्रोएशिया और लीवनो में व्यस्त रहा और नींद नहीं ले पाया था। जब आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई। रात के 9:30 बजे थे। भूख सी महसूस हुई उसे। उठकर हाथ मुंह धोया, फिर कमरा बंद करके होटल से बाहर निकल आया कि डिनर ले सके। उसके निकलने के मात्र 5 मिनट बाद ही राघव और तीरथ उसी होटल में कमरा लेने आ पहुंचे थे। मैं सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चला जाऊं, तीरथ बोला। उससे क्या होगा? दोनों होटल के कमरे में बैठे थे। रात के 11 बज रहे थे। तुली नाम का खतरा कम होगा। वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा। और तुम तुली से बचने की ही क्यों सोचते हो? क्या ये नहीं जानना चाहते कि मामला क्या है? राघव कह उठा। तीरथ ने राघव को देखा और सिगरेट सुलगाई। तुली ने जो बातें बताई, अगर वे सच हैं
जो कि सच ही लगती हैं, तो ये मामला खतरनाक भी हो सकता है। तीरथ बोला। तो तुम डर रहे हो? नहीं, तीरथ ने इनकार में सिर हिलाया। बल्कि मुझे चिंता है कि ड्रग्स का मेरा जमा जमाया धंधा न बिगड़ जाए। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तीरथ ने कहा। तुम 10-20 दिन मुंबई से बाहर लगाए और तुली तब भी तुम्हें ढूंढता रहा, तो क्या करोगे? तीरथ ने होठ भींचकर राघव को देखा। वो तुम्हें मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो तुम क्या सोचते हो कि 10-20 दिन बीत जाने के बाद वो चैन से बैठ जाएगा, हमें भूल जाएगा? ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। वो मुझे खतरनाक और लक्ष्य को पूरा करने वाला इंसान लगा है। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे मुंबई से जाना नहीं चाहिए? यही कहना है मेरा। जो हालात है उनका डट कर मुकाबला करो। पहले तुम अकेले थे, अब हम 2 हैं। हालात को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हमें तुली को तलाश करके उससे सारा मामला जानना चाहिए। वो हमें दूर से भी गोली मार सकता है। तीरथ ने गहरी सांस ली। तुम्हें इतना घबराना नहीं। मैं घबरा नहीं रहा, बल्कि इस झंझट से बचकर निकलने की चेष्टा कर रहा हूँ। ड्रग्स के धंधे में मेरा 20-30 करोड़ रुपया लगा है, इसलिए मैं किसी और काम में उलझना नहीं चाहता। ठीक है, मत उलझो, राघव ने मुस्कुराकर कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इस तरह क्या वो तुली तुम्हें नहीं मारेगा? तीरथ ने मुंह बनाया, फिर पहलू बदला। दोनों तरफ ही मुसीबत है। तीरथ बोला। पीठ दिखाने में मुसीबत ज्यादा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तुली को तलाश करूंगा, उससे मामला जानने की चेष्टा करूंगा। नहीं जान सका तो उसे शूट कर दूंगा कि कम से कम वह खतरा तो टले। राघव ने कहा। वो खतरनाक है, मैं भी कम नहीं। वो जाने कौन है। वो मरा तो उसकी जगह दूसरा आदमी आ जाएगा हमें मारने के लिए। ठीक कहा। तभी तो कहता हूं कि मामले की जड़ तक पहुंचो। तुली को गर्दन से पकड़कर सारा मामला जानो। जब तक जड़ का पता नहीं चलेगा, तब तक हम मामला सुधार नहीं सकते। असल बात जानना जरूरी है हमारे लिए। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ पूरी तरह। जो तुम्हारे हालात हैं वे ही मेरे हैं। मैं तो। तभी राघव का फोन बजा। दूसरी तरफ धर्मा था। कहो, राघव बोला। कहाँ हो तुम? एक घटिया से होटल में। तीरथ मेरे साथ है। आखिर ये सब हो क्या रहा? मुझे भी कुछ पता नहीं। हम मामले के भीतर तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। तुली की कोई खबर? राघव ने पूछा। हमारे पास कोई खबर नहीं। सावधान रहना, वो हमारे फ्लैट के बारे में जानता है। वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरी कोई खबर नहीं मिलने पर वो तुम पर हाथ डाल सकता है और पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ। सामने आने दो उसे। धर्मा का स्वर कठोर हो गया। तुम अपने होटल के बारे में बताओ। यहाँ आना मत। तुली इस वक्त भी तुम पर नजर रखता हो सकता है, कहकर राघव ने होटल के बारे में बताया। अब तुम क्या करोगे? धर्मा की आवाज कानों में पड़ी। तुली को ढूंढना है। तुम भी ढूंढो। कोई खबर मिले तो बताना। तुम तीरथ के साथ रहोगे जब तक ये मामला ठीक नहीं होता। मेरा तीरथ के साथ ही रहना ठीक है। अब सुबह बात करेंगे, कहकर राघव ने फोन बंद कर दिया। तुमने अपने बारे में सच नहीं बताया कि तुम कौन? पहले तुली के बारे में जान लूं, उसके बाद अपने बारे में बात करूंगा। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु इस वक्त हमें तुली के बारे में बातें करनी चाहिए। नींद लेने से पहले चाय पीना चाहोगे? हाँ, कोई हर्ज नहीं। राघव ने दीवार पर लगी कॉल बेल के स्विच को दबाया, परंतु वो स्विच खराब निकला। मैं रिसेप्शन पर चाय के लिए कहकर आता हूँ, राघव ने कहा और दरवाजा खोलकर कमरे से निकला। कतार में बने कमरों के बाहर 3 फीट का रास्ता था। एक जगह बल्ब जल रहा था। रोशनी मध्यम थी, परंतु इतनी भी कम नहीं थी कि किसी को पहचाना न जा सके। सामने से मनु आ रहा था। डिनर के पश्चात वो होटल वापस लौटा था। राघव की निगाह उस पर पड़ी तो चेहरे पर अचकचाहट भरे भाव आ ठहरे। मनु, उसके होठों से निकला। दरवाजा खुला था। भीतर बैठे तीरथ ने ये शब्द सुना तो वो तुरंत खुले दरवाजे पर आ गया। क्या कहा? तीरथ के होठों से निकला। वो देख मनु, वो मनु है। और तब तक सामने से आते मनु ने भी राघव को देख लिया था। उसके चेहरे पर से कई तरह के भाव आकर आगे बढ़ गए।
अब उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। राघव, मनु के होठों से निकला। पहचान लिया तुमने? राघव ने अजीब से स्वर में कहा। तभी दरवाजे से गर्दन निकालकर तीरथ ने मनु को देखा। मनु की निगाह तीरथ पर पड़ी। तीरथ, तुम दोनों एक साथ? मनु पास आ पहुंचा था। दो नहीं, अब तीनों एक साथ। राघव ने उसकी बाह पकड़ी और उसे कमरे में खींच लिया। तुम दोनों जिंदा हो? मनु का हैरानी में डूबा स्वर असंयत था। हाँ, आज हम दोनों को ही तुली ने मारने की चेष्टा की। उसके बाद हम दोनों अचानक ही मिल गए। आज मारने की कोशिश की? मैंने तो सोचा 8 साल पहले मार दिया होगा। 8 साल पहले? तीरथ की आंखें सिकुड़ी। मनु खुद को नए हालात में ढालने की चेष्टा कर रहा था। वो अभी तक हैरान था। तेरे को सब कुछ याद है? राघव ने पूछा। हाँ, सब कुछ याद है। मनु ने दोनों को देखा। हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तुम बताओगे कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था? और ये तुली कौन है? तुली? मनु ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। इसका मतलब 8 साल पहले उस काम की याददाश्त तुम्हारे दिमागों से मिटा दी गई थी। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तीरथ बोला। तुम बताओ कि क्या हुआ था? राघव ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। तुम यहाँ इस होटल में कैसे? तीरथ ने पूछा। दोपहर में मैं इस होटल में आ ठहरा था। क्या इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। राघव बोला। जैनी की कमी रह गई। जैनी की याद है तुम्हें? मनु ने उसे देखा। याद कुछ नहीं। राघव ने सिर हिलाया। सिर्फ नाम का ही पता। वो सुबह तक, बल्कि दोपहर तक मेरे साथ थी, परंतु अब वो जिन के कब्जे में है। मनु व्याकुल स्वर में बोला। जिन? FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी के एजेंट बेहद खतरनाक हैं। मनु ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। भारत सरकार द्वारा इस एजेंसी को चलाया जा रहा है और तुली भी FIA का एजेंट है। राघव और तीरथ की नजरें मिली। मनु के होठ भींच गए थे। तुम हमें बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? 8 साल बाद मैं आज ही इंडिया लौटा और इस वक्त बहुत मुसीबत में। हम भी मुसीबत में हैं। तुम पहले हमें सारा मामला बताओ ताकि हमें भी पूरी तरह हालात का आभास हो सके। फिर मनु ने सब कुछ बताया। राघव और तीरथ को उनके सवालों के जवाब मनु की बातों में ही मिलते चले गए। राघव और तीरथ ने वो सब जान लिया था जो मनु जानता था और उन्हें याद नहीं था। अब वो तीनों एक समान हालत से वाकिफ थे। मनु के खामोश होने के बाद वहां कुछ देर चुप्पी छाई रही। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। जिन तो बहुत खतरनाक है, तीरथ के होठों से निकला। FIA के बारे में सुन रखा है मैंने। राघव गंभीर स्वर में बोला। जब हमने काम किया तब हमें नहीं मालूम था कि हम जिन के लिए काम कर रहे हैं। मनु कह उठा। तब इस संस्था को जिन के नाम से ही जाना जाता था। ये अब पता चला कि जिन को नया नाम FIA मिल गया है। हम खतरनाक हालात में घिर चुके हैं। राघव का स्वर गंभीर था। ये सब गलती मनु की है। तीरथ उखड़े स्वर में बोला। मेरी? हाँ, तुम CIA से बात नहीं करते तो ये सब नहीं होता, सब ठीक चलता रहता। मुझे जैनी को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं जैनी को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। मनु ने गहरी सांस ली। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। जिसे बचाने के लिए तुमने ये सब किया वो जिन के हाथों में फंसी पड़ी है और वो तुम्हारे हमारे पीछे हैं। क्रोशिया में तुमने उनके 2 एजेंट भी मारे। ये सारा गुस्सा वो हम पर निकालेंगे। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। तुम चुप हो जाओ तीरथ। ये सब करके मनु मजे नहीं ले रहा, वो भी बुरी तरह फंसा पड़ा है। राघव ने कहा। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे माइक की बात मान लेनी चाहिए थी। वो मुझे अमेरिका में सुरक्षा के साथ लाखों डॉलर भी दे रहा था। जैनी साथ में होती और हम अमेरिका में आसान जिंदगी बिताते। मनु कह उठा। तो क्या FIA तुम्हें छोड़ देती? राघव ने कड़वे स्वर में कहा। मनु ने उसे देखा। क्योंकि तुमने मुंह नहीं खोला इसलिए तुम्हारे बचने के चांसेस अभी बाकी हैं। अभी अपने को मरा मत समझो। बचने के चांसेस जरा भी नहीं हैं। मनु ने इनकार में सिर हिलाया। वो हमें इसलिए मार देना चाहते हैं कि हम CIA को ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में कुछ न बता सकें। राघव ने कहा। हमें तुली को तलाश करके उसे समझाना होगा कि हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है।
और तुली तुम्हारी बात मान लेगा? तीरथ ने कड़वे स्वर में कहा। हमें तुली से बात तो करनी चाहिए। बेकार है, FIA वालों से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। राघव दोनों को देखने लगा। चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। एक बात मैंने सोची है, राघव बोला। क्या? अगर तुमने मुंह खोला होता और माइक को सब बताया होता, तो तुली के बारे में भी बताया होता, तो तुली की स्थिति भी हमारी जैसी होती। माइक तुली तक पहुंच जाता, किसी भी तरह उसे ढूंढ लेता। क्या कहना चाहते हो? ये बात FIA भी जानती होगी कि हम में से किसी का मुंह खुलने पर तुली भी माइक की नजरों में आ जाएगा। मनु और तीरथ की निगाह राघव के चेहरे पर जा टिकी। ऐसे में तुली की स्थिति भी हमारे जैसी हुई। FIA हमें मारना चाहती है तो तुली को भी सलामत नहीं छोड़ेगी। अगर इस मामले को वो हमेशा के लिए दबाना चाहती है। राघव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। बहुत खतरनाक बात कह रहे हो, मनु के होठों से निकला। लेकिन ये बात मुझे ठीक लगती है, तीरथ कह उठा। फिर तो तुली को कब का मर जाना चाहिए था। FIA ने उसे छोड़ा क्यों? मनु बोला। मेरे ख्याल में FIA एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। FIA तुली को भी खत्म करेगी, परंतु तब जब वो हम तीनों को खत्म कर देगा और तुली को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का पता नहीं है। तुम्हारा सोचना गलत भी हो सकता है, मनु बोला। मुझे इसकी बात ठीक लगती है, तीरथ ने फौरन कहा। FIA ऐसा ही करेगी और तुली इतने बड़े खतरे से अनजान है, मनु कह उठा। अपनी मौत से बेखबर वो हमें मारने के लिए भागा फिर रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात सही हो सकती है। वो FIA का हत्यारा है, उनका एजेंट है। तुम FIA को ठीक से नहीं जानते, लेकिन मैंने इस एजेंसी के बारे में कई बातें सुन रखी है। FIA सिर्फ देश की बेहतरी के लिए सोचती है। देश की बेहतरी के लिए ये एजेंसी किसी भी हद तक जा सकती है। हम में से किसी का मुंह खुलता है तो सारा मामला खुलेगा और तुली का भी जिक्र होगा। उसका हुलिया भी पूछा जाएगा। हो सकता है कंप्यूटर आर्टिस्ट को पास बैठाकर उसका स्केच तैयार करवाया जाए कि उसका चेहरा कैसा लगता है। CIA के लिए दुनिया का कोई भी देश हो अपना घर जैसा होता है उनके लिए। वो हर काम कर डालते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तुली को भी वे ढूंढ लेंगे हमारा मुंह खुलते ही। इस तरह तुली की स्थिति भी हम जैसी हुई ऑपरेशन टू किल के मामले में। FIA उसे भी खत्म करेगी ताकि CIA के हाथ कुछ भी ना लगे। तुली को मारने से पहले वो तुली के हाथों हमें मरवा देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, मनु बोला। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से हालात बदलने वाले नहीं। मेरी बात सच है, राघव जोर देकर बोला। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी CIA वाली बात सच है कि नहीं, एकाएक तीरथ कह उठा। तो क्या मैं झूठ कह? तुम सच कह रहे हो, इसका मुझे कैसे यकीन हो? क्या पता असल मामला कुछ और हो। मेरे पास CIA की न्यूयॉर्क ब्रांच का फ़ोन नंबर है जिससे मैंने चीफ लैरी से बात की, मनु बोला। वो नंबर मुझे दिखाओ। तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, मनु ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और फिर उसकी उंगलियों की पैड के बटनों से छेड़छाड़ करने लगी। कुछ पलों के लिए वहां खामोशियां आ ठहरी। राघव ने सिगरेट सुलगाई। वो सोचों में डूबा था। तभी मनु ने स्क्रीन पर आए एक नंबर को तीरथ के सामने करके कहा, ये है न्यूयॉर्क के CIA चीफ टॉम लैरी का नंबर। तीरथ ने उस नंबर पर नजर दौड़ाई, फिर सिर हिलाकर कह उठा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मनु ने फोन बंद करके जेब में रखा। हम बुरी तरह फंस चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मनु ने दोनों पर निगाह दौड़ाई। तुली हमारी समस्या को दूर कर सकता है, राघव बोला। तुली? हाँ, हमें उससे बात करके देखनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगा कि FIA भी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो ये, तुम्हें तुली की क्यों चिंता हो रही है? मुझे तुली की नहीं, हम तीनों की चिंता है। और बात तभी बनेगी जब तुली हमारी बात समझ ले। वो FIA का हत्यारा है, हमारी बात सुनेगा भी नहीं। तुम बेकार की कोशिश करने की सोच रहे हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, राघव ने दृढ़ स्वर में कहा। हमें क्या पता कि तुली किधर है और उससे कैसे बात होगी। राघव ने फोन निकाला और एक्स्ट्रा के नंबर मिलाए। बोल, एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। FIA यानी जिन के बारे में जानकारी लेनी है।
राघव बोला। जिन? एक्स्ट्रा का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। चक्कर क्या है? अभी मनु मिला, इत्तेफाक से वो मिल गया, जबकि 8 सालों बाद वो क्रोएशिया से आज ही इंडिया लौटा है। इसका मतलब तुम, तीरथ और मनु इकट्ठे हो? हाँ, मनु से पता चला कि असल मामला क्या है। तुली FIA का पेशेवर हत्यारा है। नहीं, सच बात है ये। FIA तुम्हारे पीछे क्यों? बताता हूँ। उसके बाद राघव ने सारी बात एक्स्ट्रा को बताई। तुम लोग खतरनाक हालात में फंसे पड़े हो, हम आते हैं तुम्हारे पास। मेरे पास आने की गलती मत कर देना, राघव कह उठा, वरना तुम दोनों भी जिन के निशाने पर आ जाओगे। एक्स्ट्रा के गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जिनसे टक्कर नहीं ली जा सकती। वो भारत सरकार की खतरनाक संस्था है। एक मरेगा तो 2 सामने आ जाएंगे। इसलिए अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना है। जितना खतरा हमें है उतना ही तुली को भी है, परंतु वो समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी बात सही है, एक्स्ट्रा का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। ऐसे में तुली से बात करना जरूरी है, परंतु हमें नहीं मालूम वो किधर होगा। तुम जिन के किसी फोन नंबर की तलाश करो। ये आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, परंतु तुम इस काम पर लग जाओ। मुझे जिन का कोई फोन नंबर दो ताकि बात कुछ आगे बढ़े। हो सके तो तुली के बारे में पता करो कि वो कहाँ मिल सकता है। कोशिश करता हूँ। राघव ने फोन बंद करके जेब में रखा। तुमने किसे फोन किया? मनु ने पूछा। दोस्त को, राघव बोला। कैसा दोस्त? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने उसे सब कुछ बता दिया। वो, उसकी फिक्र मत करो, उसे पूरी तरह भूल जाओ। इन हालात से बचने का कोई रास्ता देखो। सारी मुसीबत इसी की बुलाई हुई है, तीरथ टेढ़े स्वर में बोला। अगर मुझे पहले से ही मालूम होता कि ये सब होता तो पैसा पाने के लिए मैं दूसरा रास्ता ढूंढता। ये क्यों भूलते हो कि मैं जैनी के साथ चैन से जिंदगी बिता रहा था और वो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तेरी वजह से हम तो फंस गए। चुप रहो, राघव तीरथ से बोला। एक दूसरे को दोष देकर हम बचने वाले नहीं। फिर राघव ने कहा, FIA ने जैनी से बात की होगी। हाँ, जैनी के पास क्या था FIA को बताने को? यही कि मैंने CIA को कुछ नहीं बताया, मनु ने कहा। लेकिन FIA उसकी ये बात नहीं मानेगी। वो यही सोचेगी कि जैनी झूठ बोल रही है, राघव ने कहा। जैनी को FIA सच समझे या झूठ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मनु खींच कर बोला। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि FIA हमें नहीं छोड़ेगी। जब तक हम जिंदा हैं, FIA चैन से नहीं बैठेगी। मैं इसके बात से सहमत हूँ, तीरथ बोला। अब क्या किया जाए? हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम किसी तरह तुली से संपर्क बना लें, उससे बात कर सकें, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। यह भी कोई पक्का रास्ता नहीं है, मनु ने कहा। तो हम इसी होटल में रहेंगे? तीरथ ने राघव को देखा। और कोई जगह नहीं हमारे पास। यहाँ FIA हमें ढूंढ सकती है। मेरे पास कई जगह हैं, उनमें से किसी में हम टिक सकते हैं। आज की रात तो हम यहीं रहेंगे। ये बात कल सोचेंगे कि हमें ये जगह छोड़नी है कि नहीं। अगले दिन सुबह तीरथ 10 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गया, जबकि राघव और मनु तब नींद से ही उठे थे। कहाँ जा रहे हो? मनु ने पूछा। कहीं नहीं, सिगरेट खत्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ, तीरथ बोला। सिगरेट लाने के लिए इतनी तैयारी? राघव मुस्कुरा पड़ा। आदत है, सुबह सबसे पहले मैं तैयार होने का काम करता हूँ। तीरथ भी मुस्कुराया। अभी आता हूँ। सतर्क रहना, तुली की नजर तुम पर पड़ सकती है, क्या पता वो बाहर ही हो, मनु ने कहा। तीरथ कमरे से बाहर निकल गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, मनु ने राघव को देखा। क्या? FIA बहुत बड़ा संगठन है, ऐसे में सिर्फ तुली ही हमें क्यों ढूंढ रहा है? अकेला क्यों है? हमें क्या पता, हो सकता है वो अकेला न हो, उसके साथ और लोग भी हों, राघव ने कहा। वो अकेला ही है, मनु ने सोच भरे स्वर में कहा। कैसे? तीरथ की जान लेने तुली अकेला पहुंचा था और तुम्हारी जान लेते वक्त भी वो अकेला था, जबकि जिन जब किसी को घेरता है तो बच पाना संभव नहीं होता। वो कई लोग होते हैं और उनका शिकार तड़प कर फंस जाता है, बच नहीं सकता। मैंने भुगता है जिनको क्रोएशिया में, लीवनो में, मनु ने गंभीर स्वर में कहा। तुली जब तुम पर वार करने को आगे बढ़ा
तो वो कभी ना भागता अगर वो अकेला ना होता। उसके दूसरे साथी तुम्हारे दोनों साथियों को पहले ही दबोच लेते। तीरथ के यहाँ भी तुली उसके आदमियों के बीच तभी फंसा कि वो अकेला था। तभी तो तीरथ को भाग निकलने का मौका मिला। हो सकता है तुली अकेला ही ये काम कर रहा हो। जिन जब भी कोई काम करता है इस तरह करता है कि उनके शिकार को बचने का मौका न मिले। मकड़ी की तरह वो शिकार को आठों तरफ से जकड़ लेते हैं। जिन कभी भी कोई काम अकेले नहीं करता। फिर तुली अकेला क्यों है? तुम कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, मैं तो। तभी राघव का फोन बजा। हेलो, राघव ने बात की। दूसरी तरफ धर्मा था। तुम ठीक हो? हाँ। मनु और तीरथ तुम्हारे साथ हैं? हाँ। जिन के बारे में कुछ पता चला या तुली के बारे में? उनका कोई फोन नंबर? राघव ने पूछा। पता कर रहे हैं, कुछ देर बाद फोन करेंगे। अभी तो तुम्हारी खैरियत जानने के लिए फोन किया है। राघव ने फोन बंद कर दिया। मुझे जैनी की चिंता हो रही है, वो FIA के कब्जे में है, मनु व्याकुल स्वर में कह उठा। राघव ने कुछ नहीं कहा। तीरथ होटल से बाहर निकलकर पैदल ही आगे बढ़ गया। वो सतर्क था, तुली की तरफ से भी और हर तरफ से भी। रह रहकर वो अपने पीछे देख लेता था। ये भरा पूरा बाजार था, लोग आ जा रहे थे। कभी कभार कोई वाहन भी शोर करता वहां से निकल जाता था। कुछ आगे जाने पर तीरथ ठिठका। सामने ही पब्लिक बूथ था। वो बूथ पर पहुंचा। वहां एक औरत बैठी हुई थी। अमेरिका फोन करना है, तीरथ बोला। उस बूथ से कर लो। औरत ने एक बूथ की तरफ इशारा किया। तीरथ उस बूथ में पहुंचा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। वो नंबर जो रात मनु ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाया था, CIA न्यूयॉर्क ब्रांच का नंबर। उस नंबर को देखते ही रात तीरथ ने याद करके मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया था और अब उस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। पहले 3-4 मिनट तो नंबर लगा नहीं, एंगेज जाता रहा था। काफी कोशिशों के बाद नंबर लगा। बेल हुई। तुरंत ही रिसीवर उठाया गया था। हेलो, उधर से युवती की आवाज कानों में पड़ी। CIA न्यूयॉर्क ऑफिस? तीरथ ने सतर्क स्वर में कहा। यस, मुझे चीफ टॉम लैरी से बात करनी है। मैं इंडिया से, मुंबई से बोल रहा हूँ। क्यों बात करनी है? कारण बताओ। तुम बात कराओ, इसमें CIA का ही फायदा है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह चीफ से तुम्हारी बात नहीं कराई जा। माइक इस वक्त मुंबई में है, CIA का एजेंट माइक। मैंने उसी सिलसिले में बात करनी है। होल्ड करो। तीरथ रिसीवर थामे खड़ा रहा। चेहरे पर तनाव का असर था। मिनट भर बाद उसके कानों में चीफ टॉम लैरी की आवाज पड़ी। हेलो, मैं चीफ टॉम लैरी। क्या कहना चाहते हो तुम? माइक इस वक्त मुंबई में है, तीरथ बोला। हाँ, मुझे उसका नंबर चाहिए। क्यों? जो वो जानना चाहता है वो मैं बता सकता हूँ उसे, तीरथ बोला। तुम क्यों बताओगे? क्योंकि बदले में वो लाखों डॉलर मुझे देगा जो वो मनु को देने वाला था, तीरथ ने कहा। तुम कौन हो? मैं उस दल का सदस्य हूँ जिस दल ने अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को मारा था। तुम्हारा नाम? नहीं बताऊंगा। तुम माइक का नंबर देते हो या नहीं? तीरथ का स्वर उखड़ा। मैं फोन बंद कर दूंगा। नोट करो। इसके साथ ही माइक का नंबर बताया गया। तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं माइक को। थैंक्स, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा, तीरथ ने कहा और फोन काट दिया। इतने में ही उसके चेहरे पर तनाव आ चुका था। गहरी सांसें लेकर उसने उस औरत को देखा जो अखबार पढ़ने में व्यस्त थी। उसके बाद तीरथ ने रिसीवर उठाया और चीफ टॉम लैरी का बताया माइक का नंबर डायल किया। 2 बार ट्राई करने के बाद दूसरी तरफ बेल बजने लगी। हेलो, फिर माइक की आवाज कानों में पड़ी। माइक? तीरथ ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, तुम? मैंने तुम्हारे चीफ टॉम लैरी को फोन करके तुम्हारा नंबर लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? कहो। तुम मुंबई में हो, मैं भी यही हूँ। मैं जानता हूँ तुम मनु के पीछे हो ताकि ड्यूक हैरी की हत्या का सच जान सको। तुम कौन हो? मैं उसी दल का सदस्य हूँ जिसने ड्यूक हैरी की हत्या की थी, तीरथ बोला। क्या चाहते हो? माइक की आवाज में सतर्कता आ गई थी। तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। मुझे डॉलर चाहिए, 20 लाख। 20 लाख? हाँ, पूरे। तुम? ये डॉलर हैं। माइक की आवाज कानों में पड़ी।
हिंदुस्तान के नोट नहीं जो कि कम कीमत के हों। तुम्हें जानकारी नहीं चाहिए? 20 लाख डॉलर के बदले नहीं। मनु के साथ मेरा 10 लाख में सौदा हुआ था, उसमें से 1 लाख वो ले चुका है। लेकिन मनु ने तुम्हें जानकारी नहीं दी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सोच लो। 20 ज्यादा है, 18 दे देना। 10। ड्रामा मत करो। 15 लाख डॉलर देते हो तो ठीक, नहीं तो मैं फोन बंद। ठीक है। माइक की आवाज कानों में पड़ी। तुम इस मामले की गवाही भी दोगे? गवाही? हाँ, हिंदुस्तान की सरकार के सामने अमेरिकी सरकार ये मामला रखेगी। गवाह के तौर पर तुम्हें सामने आना होगा। पागल हो क्या? क्यों? बात जानकारी देने की हो रही है, गवाही की नहीं। अपने देश की सरकार के खिलाफ गवाही दूंगा तो जिंदा नहीं बचा पाऊंगा। गवाही जरूरी है। 15 लाख डॉलर में तुम मेरे मालिक नहीं बन सकते, तीरथ ने होठ भींच कर कहा। रकम बढ़ाई भी जा सकती है। तुम नहीं जानते, इस मामले में FIA है। वो मुझे मैं जानता हूँ, इस मामले में FIA है, माइक ने उधर से कहा। जो तुम मुझे बताना चाहते हो वो बातें मैं काफी हद तक जानता हूँ, परंतु सिलसिलेवार नहीं जानता। गवाही के बिना बात नहीं बन पाएगी। तुम डरते क्यों हो? अमेरिका तुम्हारा साथ देगा। क्या साथ देगा? तुम्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, एक फ्लैट भी दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मेरा काम धंधा? इंडिया में क्या काम करते हो तुम? ड्रग्स का कारोबार करता हूँ। ये काम क्या अमेरिका में नहीं होते? वहां भी ये काम कर सकते हो। तीरथ ने गहरी सांस ली। मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहता। जो मजा यहाँ है वो कहीं और नहीं। कई देशों में घूमा हूं मैं, परंतु जो चैन मुझे अपने देश की जमीन पर पहुंचकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि धरती का स्वर्ग है हिंदुस्तान। भावुक क्यों हो रहे हो? हम सौदा कर रहे हैं। इस सौदे में मुझे देश छोड़ना मंजूर नहीं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम 20 के 20 लाख डॉलर देने को तैयार हूं। तुम्हें गवाही देनी होगी। इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलके बढ़िया बात होगी। मैं अभी नहीं मिल सकता। तुम अमेरिकन एम्बेसी आ जाओ, यह जगह सुरक्षित है। हम आराम से बात करेंगे। सोचूंगा, तीरथ ने बेचैन स्वर में कहा। FIA हमें मारने के लिए तलाश कर रही है। हमसे मतलब? क्या तुम लोग एक से ज्यादा हो? बेकार की बातें मत करो, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? रहने दो अब। क्या मैं 20 लाख डॉलर तैयार रखूं? तैयार रखने में क्या हर्ज है? वो भाग थोड़े ना जाएंगे, तीरथ ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर परेशानी, उलझन के भाव नजर आ रहे थे। उसने औरत को फोन के पैसे चुकाए और बाहर निकल आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।